नमस्कार, अभिवादन। मैं दुर्गेंद्र चौहान। चुनावी मंथन में आज सबसे चर्चित और गर्मा गर्म मुद्दे की बात करेंगे और वो मुद्दा है मुसलमानों को आरक्षण। 7वें चरण का जो रण है, यानी कि अंतिम चरण, चक्रव्यूह का आखिरी द्वार कौन तोड़ेगा, उसमें हथियार क्या क्या होंगे, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। और जो एनडीए गठबंधन है, बीजेपी है, वो इंडिया वाले गठबंधन के दलों पर अलग अलग राज्यों में जहां 1 जून को वोट डाले जाएंगे, वहां एक आक्रमण कर रही है। एनडीए वाला गठबंधन आक्रमण कर रहा है। 8 राज्य और 1 यूनियन टेरिटरी में वोट डाले जाएंगे। तो कुल मिलाकर एनडीए गठबंधन और खास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह बार बार देश की जनता और खास तौर पर बहुसंख्यकों को आगाह कर रहे हैं कि यह गठबंधन अगर सत्ता में आया तो वो ओबीसी का आरक्षण छीनकर मुसलमानों को दे देंगे। ये मुद्दा काफी जोर शोर से भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल परवान चढ़ाने में लगे हुए हैं और लगातार आक्रमण कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कवर फायर देते नजर आ रहे हैं चुनाव में। वो कभी विपक्ष को, समाजवादी पार्टी को औरंगजेब कहते हैं, किसी को औरंगजेब की औलाद कहते हैं, बहुत सारी बातें कहते हैं। और प्रधानमंत्री ने तो मंगलसूत्र से लेके मुजरे तक की बात कर डाली। और अगर ये मुजरे तक की बात आई तो फिर ये बात बहुत दूर तलक गई है। बिहार में यह बात कही है, प्रधानमंत्री ने कहा कि जो ये इंडिया गठबंधन वाले लोग हैं, आरजेडी हैं, कांग्रेस हैं, ये मुसलमानों के सामने चाहे मुजरा करें तुष्टीकरण के लिए, वोट बैंक को साधने के लिए, लेकिन मैं यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओबीसी, एससी, एसटी के साथ मरते दम तक खड़ा हूं। प्रधानमंत्री की ये प्रतिबद्धता, ये कॉन्फिडेंस उन्हें दूसरे दलों और दूसरे नेताओं से अलग बनाता है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। लेकिन मंगलसूत्र से मुजरे तक जब ये चुनाव आ ही गया है, तो इसी बीच बिहार के युवा नेता, पूर्व डिप्टी सीएम, आरजेडी का युवा चेहरा, या यूं कहें कि इंडिया गठबंधन का एक मजबूत इंजन, तेजस्वी प्रसाद यादव ने एक प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख दी। और वो चिट्ठी बड़ी लंबी चौड़ी है। तेजस्वी ने कहा कि आप जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उस वक्त तमाम मुसलमानों को ओबीसी में आरक्षण मिला था, मिल रहा है, उत्तर प्रदेश में भी मिल रहा है, बिहार में भी मिल रहा है, बंगाल में भी मिल रहा है, जहां के हाई कोर्ट ने कह दिया है कि 2010 के बाद जो भी मुस्लिम जातियां या जिनको भी सर्टिफिकेट जारी किए गए हैं 2010 के बाद ओबीसी के, वो रद्द किए जाते हैं। ममता बनर्जी ने साफ कह दिया कि वो नहीं मानती हाई कोर्ट का फैसला। वो दलील देती हैं, ममता के लोग इस बात को कहते हैं कि वो नहीं मानेंगी, क्योंकि 2-2 फैसले ममता सरकार के खिलाफ देने वाले जज अचानक इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेकर चुनाव मैदान में आ जाते हैं। तो ममता कह रही है कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है। इस तरीके का कुछ मुस्लिम आरक्षण को लेकर इस तरीके की वार पलटवार, जबरदस्त जंग अंतिम चरण में है। जिस तरीके से अंतिम चरण का रण बड़ा भीषण नजर आ रहा है, उससे लग रहा है कि लड़ाई बहुत दिलचस्प हो गई है। दावे भले ही सारे गठबंधन करें कि वो 5 चरणों में, कोई कह रहा 310 पार कर गए, कोई कह रहा भाई हम तो जीत गए, लेकिन ऐसा है नहीं। आखिरी चरण भी बड़ा भीषण है और आखिरी चरण में सारी ताकत झोंक रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा, जो चिट्ठी लिखी प्रधानमंत्री को, कि आप गुमराह मत करिए लोगों को। ये बात प्रधानमंत्री कहते हैं, विपक्ष पर आरोप लगाते हैं कि विपक्ष गुमराह कर रहा है नौजवानों को, आरक्षण के नाम पर, संविधान के नाम पर, रोजगार के नाम पर युवाओं को उकसा रहा है। ये आरोप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगाते हैं। लेकिन तेजस्वी यादव ने कहा कि आप गुमराह मत करिए, क्योंकि जब आप चीफ मिनिस्टर थे तब भी मुसलमानों को आरक्षण ओबीसी के अंतर्गत मिलता रहा है, गुजरात में भी। और तेजस्वी प्रसाद यादव ने वो सूची
जिसमें 25 मुस्लिम जातियों को ओबीसी के अंतर्गत आरक्षण दिया जा रहा गुजरात में, वो सूची भी प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में संलग्न कर दी है और उसका जिक्र भी इस पत्र में किया है। वो कहते हैं कि आरक्षण की बात हम लोगों ने आपसे की थी, जाति जनगणना की बात की थी, हम और नीतीश कुमार जी गए थे, सारे दल गए थे, आपने नहीं मानी। हमने अपने खर्चे पर सरकार में आए और हमने अपने खर्चे पर बिहार में जाति जनगणना कराई, रिजल्ट आया 75% लोग हैं जिन्हें आरक्षण दिया जाना चाहिए। आप क्यों नहीं घोषणा करते बिहार की सभाओं में कि देश भर में जाति जनगणना कराएंगे और जो रिजल्ट आएंगे उसके अनुसार आरक्षण देंगे? मुसलमानों को आरक्षण को लेकर तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री पर आरोप लगाया कि वो गुमराह कर रहे हैं। आज मंथन में बड़ा सवाल यही कि मुस्लिम आरक्षण पर देश को, मतदाताओं को कौन गुमराह कर रहा है, पक्ष या विपक्ष? अब मुस्लिम आरक्षण की बात कर लें तो उत्तर प्रदेश में 28 मुस्लिम उपजातियों को ओबीसी का दर्जा प्राप्त है और आरक्षण मिलता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस चुनाव के दौरान ही ये कहा कि मुसलमानों को दिए जाने वाली सुविधाओं का वो एक तरीके से पुनः समीक्षा कराएंगे। एक बयान भी आपको हम सुनाएंगे योगी का, जो वो कह रहे हैं कि अपने राज्य में हम कोई आरक्षण लागू नहीं होने देंगे। बिहार में मुसलमानों की कुछ जातियों को अति पिछड़ा वर्ग में शामिल करके उन्हें, जो उपजातियां हैं, उन्हें 18% आरक्षण प्राप्त है। जातिगत सर्वे में 73% मुसलमानों को पिछड़ा वर्ग माना गया है, यानी अगर मुसलमान 100 हैं तो उनको 73 जो मुसलमान आते हैं अति पिछड़े हैं, उनको अति पिछड़ा वर्ग में माना गया है। केरल में ओबीसी के तहत 30% आरक्षण है। इसके अतिरिक्त कुछ कोटा यहाँ मुसलमानों को भी दिया गया है। नौकरियों में 8% आरक्षण दिया गया है। हायर एजुकेशन कोटा भी केरल में 10% है मुसलमानों को। तमिलनाडु में पिछड़े वर्ग के मुसलमानों को 3.5% आरक्षण है। मुसलमानों की 95% जातियां शामिल हैं इस आरक्षण में। कर्नाटक की बात करें तो मुसलमानों को 4% आरक्षण है। कर्नाटक में ओबीसी को 32% आरक्षण है। कैटेगरी 2A में मुसलमानों की सभी जातियां शामिल हैं, इन्हें 4% आरक्षण मिला है। तेलंगाना को, जो तेलंगाना है वहाँ ओबीसी कैटेगरी में 4% आरक्षण है। आंध्र प्रदेश में जो ओबीसी कैटेगरी है उसमें रिजर्वेशन का कोटा 7 से 10% है। पश्चिम बंगाल में मुस्लिम आबादी 2.47 करोड़ है, इसमें जो ये परसेंटेज है करीब 27% है। बंगाल में 17% मुसलमानों को ओबीसी का आरक्षण प्राप्त है। गुजरात में मुसलमानों के 25 जातियों को ओबीसी के तहत आरक्षण प्राप्त है। यूपी में, जैसा कि मैंने कहा कि यूपी की भी 24-25 जातियां इसमें शामिल हैं। इसमें कसगर हैं, कुंजड़ा हैं, राइन हैं, गद्दी हैं, घोसी हैं, चकवा हैं, कसाब हैं, कुरैशी हैं, दर्जी हैं, इदरीसी हैं, फ़कीर हैं, सैफ़ी हैं, जुलाहे हैं, हज्जाम हैं, सलमानी हैं, भिस्ती इत्यादि जातियां हैं जिन्हें चुनाव से पहले तक पसमानदा कहती थी बीजेपी। वही जातियां हैं पसमानदा मुसलमान, जो बेहद गरीब, और बहुत बहुत बड़े बड़े पसमानदा सम्मेलन भी आयोजित किए गए थे। तो ये पसमानदा हैं, लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये अपने आप में कुल मिलाकर एक स्थिति साफ हो जाती है। लेकिन आखिर ये क्यों कहा जा रहा है कि अगर इंडिया वाला गठबंधन सत्ता में आया तो वो जो आरक्षण है ओबीसी कोटे का उसे छीनकर मुसलमानों को दे देगा? एक रिपोर्ट में हम आपको दिखाते हैं, फिर आपको हम आगे समझाने की कोशिश करेंगे। कभी जाति तो कभी आरक्षण, इस बार के आम चुनाव के प्रमुख मुद्दे इसी के इर्द गिर्द घूमते रहे। छठा चरण आते आते आरक्षण पर बात आ गई। अब जब आरक्षण पर बात आई तो सभी अपनी अपनी दलीलें देने लगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुस्लिम आरक्षण पर बात क्या की, पुरोधाओं की बयानबाजियां ही शुरू हो गई। तेजस्वी यादव ने तो एक लेटर ही लिख डाला और इस लेटर में उन्होंने प्रधानमंत्री के लिए लिखा कि चुनावी मौसम में ही आप बिहार आते हैं। कल आप बिहार आए और एक बार फिर आपने सभी लोगों को भ्रमित करने की असफल कोशिश की। मैं आपके समक्ष कुछ बातें रखना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी, आपको याद होगा कि बिहार से हम सब अगस्त 2021 में
आपके पास जातिगत जनगणना की मांग को लेकर आए थे और हम सभी ने मिलकर आपसे जातिगत जनगणना की मांग की थी, लेकिन आपने एकदम हमारी ये मांग ठुकरा दी थी। हम सबको पीड़ा हुई और आपकी संवेदन शून्यता से, लेकिन क्या ही कहें। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने अपने सोशल मीडिया पर एक लिस्ट जारी कर बताया कि किस तरह से गुजरात में पहले से ही मुसलमानों को आरक्षण मिलता रहा है। उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर लिखा, यह मुस्लिम ओबीसी जातियों की केंद्रीय सूची है जिन्हें गुजरात में पिछड़े वर्ग में आरक्षण मिलता है। हाँ, उसी गुजरात में जहां नरेंद्र मोदी जी 13 वर्षों तक सीएम रहे। यही नहीं, तेजस्वी यादव ने यहां तक कह डाला कि पीएम का कोई भाषण तक सुनना नहीं चाहता। तो काम की बात करते हैं और प्रधानमंत्री जी की भाषा का स्तर इतना गिर चुका है कि कोई भी परिवार का लोग बैठ करके उनका भाषण नहीं सुनना चाहता, कोई भाषण नहीं सुनना चाहता। क्या बात करते हैं? मंदिर, मस्जिद, मछली, मटन, मुजरा, ऐसी बातों का वो जिक्र करते हैं, ये उनके लिए मुद्दा है। हम बात करते हैं पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, गरीबी के बारे में बात करते हैं, बेरोजगारी के बारे में बात करते हैं, महंगाई के बारे में बात करते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी को बिहार आकर के गाली देना है, लालू जी को गाली देंगे, तेजस्वी को गाली देंगे, राहुल जी को गाली देंगे। इतनी मर्यादा, गरिमा प्रधानमंत्री पद का कम से कम रखना चाहिए था। इनसे बड़ा झूठा प्रधानमंत्री और कोई नहीं है। विश्व में अगर सबसे कोई झूठा प्रधानमंत्री है तो उसका नाम नरेंद्र मोदी जी है। दरअसल 25 मई को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में प्रचार करने आए थे, तब उन्होंने इंडिया गठबंधन पर मुस्लिम आरक्षण को लेकर बड़ा आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था, इंडिया गठबंधन वाले SC, ST, OBC आरक्षण की लूट में एक साथ खड़े हैं, लेकिन ये मोदी इनके सामने सीना तान कर खड़ा है। और मैं गारंटी देता हूं कि जब तक मोदी जिंदा है, SC, ST, OBC का आरक्षण मैं किसी भी हालत में उनको छीनने नहीं दूंगा। मैं धर्म के आधार पर खेल खेलने नहीं दूंगा। वंचितों का जो अधिकार है, मोदी उसका चौकीदार है। और जिसको लेकर के तेजस्वी यादव मुखर हो गए और पीएम के इस बयान को आड़े हाथ ले लिया। अब सवाल ये उठता है कि आखिर पक्ष और विपक्ष दोनों आम मुद्दों को छोड़कर आरक्षण जैसे सेकेंडरी विषय को क्यों इतनी अहमियत दे रहे हैं? आरक्षण से किसका फायदा होगा? क्या आरक्षण इस चुनावी नैया को पार लगा पाएगा या नहीं? सवाल यह भी है कि मुस्लिम आरक्षण पर किसे गुमराह किया जा रहा है। स्पेशल डेस्क, के न्यूज इंडिया। तो मुस्लिम आरक्षण पर गुमराह कौन? आज ये मंथन में ही बड़ा सवाल है। या कौन गुमराह कर रहा है, या गुमराह कौन हो रहा है, या कौन नैरेटिव बना रहा है? क्या विपक्ष के मन में कोई ऐसी बात है जो प्रधानमंत्री जी बार बार कह रहे हैं? क्या विपक्ष ऐसी योजना बना रहा है कि वो ओबीसी का आरक्षण छीन कर अगर वो सत्ता में आए तो मुसलमानों को सौंप देंगे, जैसे कि प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी की आशंका है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है इस वार पलटवार में। धर्म के आधार पर आरक्षण यह असंवैधानिक है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने भारत की संविधान सभा में इसका पुरजोर विरोध किया था, लेकिन उस सब के बावजूद कांग्रेस और उसके सहयोगी इंडी गठबंधन से जुड़े हुए दल हैं, इन लोगों में एक होड़ सी लगी है मुस्लिम आरक्षण देने का। और कांग्रेस का इतिहास तो इस मामले में बहुत दागी रहा है। 2006 में जस्टिस रंगनाथ मिश्रा कमेटी गठित करके
कांग्रेस ने ओबीसी का हिस्सा काट करके मुस्लिमों को देने का कुत्सित प्रयास किया था जब यूपीए गवर्नमेंट थी। ऐसे ही कांग्रेस ने जस्टिस राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में कमेटी बना करके अनुसूचित जाति के आरक्षण में सेंध लगाने का प्रयास किया था। कुछ मुस्लिम जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने का कुत्सित प्रयास किया था। बीजेपी और एनडीए ने उसका विरोध किया था। कांग्रेस की जब आंध्र प्रदेश में सरकार थी, उन्होंने उस वहां के ओबीसी के आरक्षण को मुसलमानों को दिया था। कांग्रेस की कर्नाटक सरकार ने मुसलमानों की सभी जातियों को ओबीसी में शामिल करके ओबीसी के आरक्षण में सेंध लगाया है। वेस्ट बंगाल के अंदर टीएमसी ने 2010 में 118 मुस्लिम जातियों को ओबीसी में शामिल करके पिछले 14 वर्ष से लगातार ओबीसी के आरक्षण के अधिकार पर उन्होंने पूरी तरह एक प्रकार की डकैती डाली है। हम धन्यवाद देना चाहेंगे कोलकाता हाईकोर्ट को, जिन्होंने टीएमसी के इस प्रकार के असंवैधानिक कृत्य पर जोरदार तमाचा मारा है और धार्मिक आधार पर आरक्षण असंवैधानिक है बात स्पष्ट कहते हुए उन्होंने सभी मुस्लिम जातियों को इससे बाहर किया है। तो मुस्लिम आरक्षण पर गुमराह कौन, मंथन में आज यही सवाल है। योगी आदित्यनाथ को आपने सुना, वो धन्यवाद दे रहे हैं कलकत्ता हाई कोर्ट का। वो कह रहे हैं कि धर्म के आधार पर आरक्षण असंवैधानिक है। हम भी यही कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक बात है, असंवैधानिक है। लेकिन जो ओबीसी के फ्रेम में जातियों को रखकर आरक्षण दिया गया है, ममता बनर्जी ने, जैसा योगी जी ने कहा 118 जातियों को दिया है, उसको कोर्ट ने रद्द भी कर दिया। ममता ने मानने से इनकार कर दिया, मामला सुप्रीम कोर्ट जाएगा, ममता ने ऐलान कर दिया है। लेकिन वास्तव में मुस्लिम आरक्षण दे देंगे नहीं देंगे, ये इसको लेकर बहुत सारी किंतु परंतु हैं। और एक दर्शकों के लिए भी एक बात बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी मैं दे देता हूं कि जो टीडीपी है आंध्र प्रदेश में, जहां मुख्यमंत्री जी जिक्र कर रहे थे कि आंध्र प्रदेश में भी दिया है, कर्नाटक में भी दिया है, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन टीडीपी जो सहयोगी है बीजेपी का, जिसके साथ मिलकर गठबंधन है, एनडीए में शामिल है, उसने भी अपने घोषणा पत्र में मुसलमानों को 4% आरक्षण की बात कही है। हमारे साथ मेहमानों का एक पैनल जुड़ा हुआ है। इस देश के जाने माने विश्लेषक, वरिष्ठ पत्रकार, रिसर्चर मजहर अब्बास नकवी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका। राजनीतिक विश्लेषक, आरक्षण और आरक्षण के विभिन्न आयामों को समझने और समझाने वाले वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर ब्रजेंद्र प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। इस देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार, विश्लेषक पीयूष पंत हमारे साथ बिहार से जुड़े हैं। ये चूँकि ये बवाल बिहार से फिर एक बार शुरू हुआ है, तो पीयूष जी हमारे साथ शामिल हैं। और बहुत ही युवा और बहुत ही काबिल प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर अविरल मलिक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आज मैं मंथन की शुरुआत किससे करूं, लेकिन फिलहाल मैं प्रोफेसर नकवी के पास जाता हूं। प्रोफेसर नकवी, ये मुस्लिम आरक्षण को लेकर बीजेपी के जो शीर्षस्थ नेतृत्व है, वो बार बार ये कह रहा है कि इंडी गठबंधन, जिसे हम इंडिया वाला गठबंधन कहते हैं, बीजेपी इंडी गठबंधन कहता है, वो अगर सत्ता में आया तो ओबीसी का हक मारकर मुसलमानों को दे देगा। योगी जी ने 4-5 उदाहरण दिए कि केरल में दे दिया, बंगाल में दे दिया, कर्नाटक में दे दिया, और वो कह रहे हैं धर्म के विरुद्ध, जो धर्म के सापेक्ष जो आरक्षण दिया जाता है वो संविधान विरुद्ध है। लेकिन बिहार के नेता तेजस्वी यादव ने पत्र लिखकर बता दिया कि भाई ओबीसी के तहत मुसलमानों को आरक्षण दिया गया है। ये पूरा मसला क्या है, इसके पीछे मंशा क्या है? डॉक्टर नकवी, अनम्यूट करिए डॉक्टर साहब।
जी हेलो, बोलिए। आवाज आ रही? हाँ बोलिए। हाँ, देखिए ऐसा है कि अब ये अंतिम चरण में चुनाव है और ये अंतिम ओवर है, तो उससे पहले इस तरीके के मुद्दे जो थे वो उनका उठना मैं स्वाभाविक मानता हूँ। और जहां तक मुसलमानों की हालत की बात है, वो स्ट्रक्चर कमेटी की रिपोर्ट है, वे 1 दशक से ज्यादा का समय हो गया है और मुसलमानों की हालत जो है वो सुधर नहीं रही है। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा कि अभी एक रोजगार मेला हुआ और उसमें 4,000 से ज्यादा जो है मुसलमान बच्चे आए, लेकिन यकीन मानिए कुल 159 का सिलेक्शन हो पाया क्योंकि उनमें जॉब के लिए स्किल्स थी ही नहीं। तो मुसलमानों को आरक्षण से ज्यादा जरूरी है कि उनको जॉब की स्किल्स की ट्रेनिंग दी जाए। और जिन जातियों का आरक्षण मिला है वो परंपरागत रूप से देखा जाए तो अगर दर्जी हैं, कसाई हैं, तो उनके पास स्किल मौजूद है, उनको एम्प्लॉयमेंट की इतनी जरूरत नहीं है। इसका ये मतलब नहीं है कि उनको हम आरक्षण ना दें, लेकिन देखा जाए तो ज्यादा जरूरत ये इस बात की है कि जो स्वर्ण वर्ग के मुसलमान हैं, जो फॉरवर्ड जातियों के मुसलमान हैं, उनको जो है देखने की जरूरत है कि उनको इकोनॉमिक बेसिस पर अगर आरक्षण दिया जाए तो बेहतर है। लेकिन अभी जो इस वक्त जो चूंकि लोकसभा का चुनाव हो रहा है, 25 से ये मामला गरमाना शुरू हुआ और कल जितने भी इलाकों में वोटिंग 1 तारीख को मेरा कहना है कि जो वोटिंग होने जा रही है उसमें आप देखेंगे कि जितनी भी सीटें हैं उसमें मुसलमानों का प्रतिशत एक अच्छा खासा भी है। और ये वही इलाका है जहां पर एमआईएम ने जो है एक समय सेल लगा दी थी, जिसके कारण जो है सरकार नहीं बन पाई थी तेजस्वी यादव की। तो अभी भी आप देखेंगे कि हमारे एआईएमएम जो है उसकी खामोशी और पसमानदा समाज का जो स्लोगन जो है वो शुरू किया गया था, लेकिन पसमानदा समाज को अच्छा खासा बेनिफिट पहले से मौजूद है और वो उसका बेनिफिट उठा भी रहे हैं। अगर आजाद भारत में सबसे ज्यादा फायदा किसी ने उठाया तो मोमिन अंसार कम्युनिटी ने उठाया, उसके बाद इदरीसी कम्युनिटी ने भी उठाया। लेकिन अगर एससी एसटी की तरह कुछ परसेंटेज तो देखिए बढ़ नहीं सकता सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 50% से किसी भी दशा में आधा जो है नहीं हो सकता। तो हमको ये देखना पड़ेगा कि किसको काटा जाएगा। तो काटा जाने के बाद ये देखा जाना चाहिए कि किस जाति को बेनिफिट मिलना चाहिए। तो डॉक्टर साहब, ये डॉक्टर नकवी, ये डॉक्टर नकवी, मैं रोक रहा हूं आपको। दरअसल ये बात बिल्कुल ठीक है, आप एक विद्वान होने के नाते, एक स्कॉलर होने के नाते सैद्धांतिक बातें कर रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को अभी हमने सुना, वो कह रहे हैं कि एक बार 2006 में यूपीए की सरकार ने जस्टिस रंगनाथ आयोग बनाकर ओबीसी का हक मारकर मुसलमानों को देने का कुचक्र रचा था। दूसरी बार सच्चर कमेटी, जस्टिस राजेंद्र सच्चर की कमेटी बनाकर एससी का हक मारने की कोशिश की। क्या आप ये मानते हैं कि इस तरह की कमेटी या इस तरह के कुत्सित प्रयास हुए हैं क्या कि ओबीसी का हक मारकर मुसलमानों को आरक्षण के रूप में दिया जाए? क्या ऐसा पूर्व में हुआ है या आगे आप देख पा रहे हैं, प्रोफेसर नकवी? देखिए ऐसा है कि जो कमेटियां बनती हैं, इनकी रिपोर्ट आ जाती है, उन पर क्रियान्वयन नहीं होता है और वही कमोबेश स्थिति सामने आती है। अगर मुसलमानों का हक मारा गया होता तो फिर नट और गुजरे मदारी, इनको जो था एससी में फायदा मिल जाना चाहिए था, इसका आरक्षण का लाभ मिल जाना चाहिए था। तो ये सरकारें जो है करती तो हैं, लेकिन सैद्धांतिक रूप से मुझे नहीं लगता कि मुसलमानों को आगे भी कुछ मिलने वाला है। ये मैं बहैसियत मुस्लिम नहीं कह रहा हूँ, मेरा ये मानना है कि जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है 50% से ज्यादा किसी भी दिशा में आरक्षण नहीं होना चाहिए, वो आड़े आएगा। तो ये क्यों कह रहे हैं बीजेपी बार बार, ये क्यों कह रही है कि मुसलमानों को दे देंगे, मुसलमानों को दे देंगे, मुसलमानों को दे देंगे, क्यों कह रही है? फिर इसके पीछे क्या मंशा हो सकती है? मामला था, जैसे हज के सब्सिडी का मामला था, मुसलमान चाहते ही नहीं था सब्सिडी, लेकिन एक मुद्दा बना हुआ था। और किसी का हक छीन कर किसी को देना, ये तो वैसे भी न्याय संगत नहीं है। ठीक बात है, ठीक बात है, ठीक बात है। लेकिन वो मुसलमान जो एसटी के तरीके से हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, जैसे मदारी है, नट है, उनको अगर लाभ मिल जाए तो बेहतर होगा, मेरा ये कहना है। ठीक है प्रोफेसर साहब। इस बीच हमारे साथ आरजेडी के नेता मुकेश यादव ज्वाइन कर चुके हैं। मुकेश जी स्वागत, बहुत धन्यवाद। प्रोफेसर ब्रजेंद्र प्रताप सिंह के पास जाता हूं। ब्रजेंद्र, ये तेजस्वी यादव ने कहा है, मोदी जी को याद दिलाया है पत्र भेजकर कि भाई आप जब चीफ मिनिस्टर थे तब से ये ओबीसी के तहत मुसलमानों की तमाम जातियों को ये मिलता रहा है। उत्तर प्रदेश में भी
इस तरह की चीज़ें होती रही, सारी जगह होता रहा है। तो धर्म के आधार पर आरक्षण कहाँ मिल रहा है? ओबीसी के तहत मिल रहा है और ओबीसी को कोई एतराज भी नहीं है अब तक। तो ये बार बार ये कहना और अंतिम चरण में जो एक तरीके से चक्रव्यूह का अंतिम द्वार है, इसी बात पे पूरा चुनाव खींच कर लाने के पीछे क्या मंशा हो सकती है ब्रजेंद्र? दुर्गेन जी, भारत में पसमानदा मुस्लिम है, बड़ी मात्रा में है। जैसे हिंदुओं के साथ है वैसे यहाँ भी पिछड़ापन है मुसलमानों के बीच। पसमानदा मुसलमानों को, पसमानदा मतलब फारसी में है कि पिछड़े हुए लोग, जो पीछे छूट गए, जो जमात में पीछे रह गए। सबसे पीछे की जमात जो थी मुसलमानों में, जो यहीं के हिंदू थे, धर्मांतरण करके आए, वहां भी वर्ग हैं। पसमानदा मुस्लिमों को आरक्षण देने की मांग, उनके उद्धार की मांग करीब 50-60 साल से ये आंदोलन बड़ी तेजी से चल रहा है। विश्वनाथ प्रताप सिंह के समय पर जब मंडल कमीशन लागू हुआ तो इनको उम्मीद बंधी थी कि कोई आरक्षण हमारे लिए भी लागू होगा। और ये लोहिया का देश है दुर्गेन जी। लोहिया कह गए थे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की पिछड़ों ने बांधी गांठ, 100 में पावे 60। सुप्रीम कोर्ट कहता है 50 से ऊपर नहीं जाना है। और दार्शनिक और राजनीतिक नेता लोहिया कह गए थे कि 56 पाना है, 60 पाना है। और तेजस्वी यादव कह रहे हैं 75। तेजस्वी यादव, लालू यादव कह रहे हैं अब तो 75 पहुंच गए हम, हमारी गणना ज्यादा हो गई। ये राजनीतिक द्वंद्व तो चल रहा है 50 साल से भारत में। लेकिन चुनाव के वक्त इस तरह की बातें अच्छी नहीं। भारतीय जनता पार्टी जो कह रही है, तेजस्वी यादव जो कह रहे हैं, आखिरी वक्त पर यह बात नहीं होनी चाहिए थी। आपको अपने मैनिफेस्टो में यह बात लानी चाहिए थी कि हम ये करने वाले हैं, हम ये करते हैं, और इंडिया गठबंधन क्या कर देगा इस पर प्रधानमंत्री फोकस कर रहे हैं। प्रधानमंत्री इस बात पर परेशान है कि आरक्षण मेरे रहते खत्म नहीं होने पाएगा। हाँ, आरक्षण मेरे जिंदा रहते, मेरे जीते जी। मेरे जीते जी तो आरक्षण नहीं खत्म हो पाएगा। भारत का संविधान दुर्गेन जी कहता है, डॉक्टर अंबेडकर ने भी कहा था, संविधान सभा ने भी कहा था कि इसका पुनर्मूल्यांकन किया जाना चाहिए। 10 साल में, 20 साल में आरक्षण की जांच होनी चाहिए कि जिनके लिए बना था उस आखिरी आदमी तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा। आरक्षण की पुनर्संरचना पर बात होनी चाहिए, पुनर्समीक्षा होनी चाहिए कि कुछ लोगों ने इसका फायदा उठा लिया, जातियों में, धर्म पर हो, जाति पर हो, और कुछ लोग अभी भी वाकई आरक्षण के असली लाभ को ले नहीं पाए। लेकिन ये बृहद बात है। राजेंद्र सच्चर की कमेटी बनी, रंगनाथ आयोग बना, तमाम सारी चीजें बनी। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी और इंडिया गठबंधन अपना मैनिफेस्टो बना रहे थे तो उनको स्पष्ट रूप से लिखना चाहिए था। ये आखिरी दरवाजे पर क्यों आ गए? आखिरी दरवाजे पर इसलिए आ गए क्योंकि पूरे भारत में और खासकर उत्तर भारत में, पश्चिमी, ये जो पूर्वांचल का रण है और बिहार का जो ये हिस्सा है जहां मुसलमानों की आबादी ज्यादा है, संविधान खत्म करने की बात जनता तक पहुंच चुकी है। जनता के बीच में बड़ी तेजी से बात फैल गई है कि मोदी जी अगर दोबारा आएंगे तो संविधान खत्म हो जाएगा। ये एक जो परसेप्शन बन गया है, ये भाजपा को बेचैन किए हुए है। अब ये परसेप्शन बन रहा था तो भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या कर रहे थे? मोदी जी कहते हैं कि हम मुसलमानों का आरक्षण, हिंदुओं, पिछड़ों का आरक्षण ये मुसलमानों को दे देंगे। सवाल मुसलमानों के आरक्षण का या पिछड़ों के आरक्षण की कटौती का नहीं है, सवाल आरक्षण का है। और आरक्षण की व्यवस्था, उसको देने का तरीका संविधान में तय है। संविधान के इतर ना इंडिया गठबंधन जा सकता है, ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा सकते हैं। ये विषय शुद्ध रूप से चुनावी है, लोगों को गुमराह करने का है। अपने अपने हक में इंडिया गठबंधन हो या नरेंद्र मोदी का गठबंधन हो, ये दोनों गठबंधन पिछड़ी जाति के लोगों को और मुसलमानों को अपने साथ लाना चाहते हैं। और ये शुद्ध चुनावी हथकंडा है दुर्गेन जी। ठीक बात है, ठीक बात है, ठीक बात है। शुद्ध चुनावी हथकंडा है जी, बड़ी महत्वपूर्ण जमीन सरकती हुई इंडिया गठबंधन, जमीन सरकती हुई दिख रही है एनडीए को। इसलिए आखिरी में इस तरह के हथकंडे आए हैं कि मुसलमान ले जाएगा। कैसे ले जाएगा मुसलमान? कैसे मुसलमानों को दे देंगे? तेजस्वी यादव वो कह रहे हैं ऐसे ले जाएगा कि केरल में दे दिया, वो कह रहे हैं कर्नाटक में दे दिया, वो कह रहे हैं आंध्र में दे दिया। ऐसे ले जाएगा ब्रजेंद्र? क्यों नहीं ले जाएगा? बता तो रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल ने भी कोशिश किया था, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल सीमा रेखा बनाने जा रहे थे, 55%, 56% कर रहे थे। तमिलनाडु में तो इससे ज्यादा आरक्षण चल रहा है। लोहिया ने तो कहा था 60% चाहिए, जाति जनगणना करा लें दुर्गेन जी।
भारत में जाति जनगणना जैसे ही हो जाएगी, वैसे ही दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, जो जितनी है उसको उतना मिल जाए। तो जातीय जनगणना पर तो भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी नीतीश कुमार का रुख साफ है। नीतीश कुमार कहते हैं कि जातीय जनगणना कराएंगे, तेजस्वी यादव कहते हैं जनगणना कराएंगे, और दूसरे लोग कहते हैं। भाजपा ने अभी तक अपनी बात स्पष्ट नहीं की है कि वो जातीय जनगणना की पक्षधर है अच्छा, या इधर नहीं। इधर इधर जातीय जनगणना जैसे ही हो इधर जाएगी, जब से बीजेपी के साथ नीतीश कुमार आए हैं तब से नहीं बोल रहे हैं। और वास्तव में सबसे बड़ी बात यही है कि कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये ब्रजेंद्र ने बड़ी महत्वपूर्ण बात कह दी कि ये मामला चुनावी है और जो गुमराह तो लोग कर रहे हैं इसमें कहीं कोई संदेह है नहीं। एक ब्रेक ले रहा हूं। मुस्लिम आरक्षण पर गुमराह कौन या किसे गुमराह किया जा रहा है, कौन कर रहा है, कौन हो रहा है, ये बहुत सारे सवाल आज चुनावी मंथन में हम उठा रहे हैं। सीधे रुख करेंगे वरिष्ठ पत्रकार पीयूष पंत का, हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। पीयूष जी, कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो जैसा ब्रजेंद्र ने कहा कि ये तो मसला कुल मिलाकर चुनावी है, और बार बार तेजस्वी यादव ने मुझे लगता शायद इसीलिए याद दिलाया है कि भाई ये तो मुस्लिम जातियों को आरक्षण ओबीसी के कोटे में मिलता रहा है, तो नई बात क्या है, ऐसा क्या होने जा रहा है जो आप बार बार गुमराह कर रहे हैं। और बहुत सारे सवाल उल्टे दाग दिए तेजस्वी यादव ने। पीयूष जी। देखिए दुर्गेन जी, बिल्कुल सही है। देखिए निश्चित रूप से ये एक राजनीतिक माहौल है, चुनाव चल रहा है, ये राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है। इसमें देखिए खास बात ये किसने बनाया, ये हमने सबने देखा किस तरह से प्रधानमंत्री जी ने अचानक इसको वो मोड़ दे दिया। एक सभा में उन्होंने कह दिया कि कहीं न कहीं जो है वो कांग्रेस के जो मैनिफेस्टो से कहीं जो जिस तरह से उसमें तमाम अधिकार की बात की गई, लोगों के अधिकार की बात की गई, गरीबों पिछड़ों के, तमाम आदिवासियों के, जातियों के तमाम न्याय पत्र जिसको दिया गया, कहीं न कहीं विचलित थी भारतीय जनता पार्टी और खासकर प्रधानमंत्री मोदी। और सीधे सीधे आरोप लगा दिया गया वो कि वो मैनिफेस्टो को मुस्लिम लीग से लगा के उसके बाद किस तरह से ये लोग तुष्टीकरण करते हैं और मुसलमानों को छीन के दे देंगे, सब कुछ दे देंगे छीन के। और उसी में आरक्षण की बात फिर जैसे से चुनाव आगे बढ़ता चला गया और जहां ये लगा कि भाई संविधान की बात लोगों तक पहुंच गई है और आदिवासी दलितों के बीच ये पहुंच गई है बात कि अगर जो है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और ये संविधान को बदल देंगे, और फिर जो है कि जो भी आरक्षण मिलता है, आरक्षण यहां से आया सामने। अब आरक्षण चूंकि यहां से आया तो वो इनसिक्योरिटी जो पैदा उनके मन में चली गई, जिनको इसका लाभ मिल रहा है, वंचितों को लाभ मिल रहा है जिनको, तो ये उसको काउंटर करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही हथियार था भारतीय जनता पार्टी के पास, वो था मुस्लिमों के खिलाफ जो है एक जो है कि बात उठाना और कहना कि ये मुस्लिम परस्त पार्टियां हैं और ये सब यहां तक कह दिया कि आपसे छीन के ये मुसलमानों को दे दिया जाएगा। जबकि देखिए ऐसी कोई भी बात उसमें है नहीं, ना तो मैनिफेस्टो में है, न ऐसा संभव है कि किया जा सके, क्योंकि आरक्षण की एक व्यवस्था है, संवैधानिक व्यवस्था है, उसके आधार पर ही आरक्षण दिया जाता है। जहां तक आरक्षण मुसलमानों को है तो वो पिछड़े मुसलमानों को दिया गया है। और ये गुजरात से लेके आपके क्या नाम आंध्रा और कर्नाटका और जो है बिहार और जो है उत्तर प्रदेश और हर जगह ये है, क्योंकि पिछड़े और वही जिनको पासमानदा कहा जाता है, अति पिछड़े मुसलमान है। और आपको याद होगा दुर्गेन जी की प्रधानमंत्री मोदी जी ने खासकर मुसलमानों को अपनी पार्टी में आकर्षित करने के लिए पसमंदाओं का जो है मुद्दा उठाया था और उनको तमाम सम्मेलन कराए गए। तो यहाँ तक कि बिहार में दाऊदी बोरा समाज जो गुजरात का बहुत प्रमुख समाज है, वो प्रधानमंत्री जी को काफी पसंद करता है, प्रधानमंत्री भी उन्हें बहुत पसंद करते हैं। जी हाँ, तो उनका लगातार उनको फायदा मिला है। वही उसी सामाजिक संविधान में जो है वो सामाजिक और शैक्षणिक जो पिछड़ापन है उसके आधार पे ही जो है ये बात कही गई है। इसी तरह से तो आर्थिक कोई आधार नहीं आरक्षण का, लेकिन आर्थिक आधार पे दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी कानून ला के दिया है। गैर संवैधानिक ये भी है, वो भी छीना गया। अगर आप कहीं साथ छीन लिया गया, गरीबों से छीन के अमीरों को, हिंदू अमीरों को दे दिया गया, तो ये भी तो एक अगर जो इंडिया गठबंधन वालों को चलाना चाहिए था ये नैरेटिव कि भाई भारतीय जनता पार्टी ने तो गरीब हिंदुओं से छीन के अमीरों को दे दिया।
किनको मिल रहा है आरक्षण का अब फायदा? वो कैसे चलाएंगे पीयूष जी? उनको डर होगा कि कहीं अगड़ों का वोट ना चला जाए। ये तो वोट का ही खेल है ना, कहाँ चलाएंगे। मैं आता हूँ ब्रजेंद्र, आता हूँ आपके पास जी। सारा कुछ वोट बैंक का है, मामला है। तो मैं ये कह रहा था कि देखिए इस तरह से हमने देखा, आपने भी इसका जिक्र किया कि टीडीपी ने खुलेआम से अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि 4% देंगे हम, और उसके बावजूद जो है, क्योंकि वहां पे अपने पैर पसारने भारतीय जनता पार्टी को आंध्र में वहां से सीटें लेनी है, उन्होंने लास्ट मोमेंट में जो है टीडीपी के साथ जो है समझौता किया। तो ये दो तरह की बातें भारतीय जनता पार्टी करती रही है, सिर्फ और सिर्फ। देखिए अभी मैं एक बात और बताऊं आपको, सबसे बड़ी दिक्कत प्रधानमंत्री जी के बयान से हो रही है मुसलमानों को बिहार में। और बिहार में इनका जो भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश का अल्पसंख्यक जो प्रकोष्ठ है, उसके अध्यक्ष जो अंसारी जी हैं, वो बहुत पशोपेश में है। वो तमाम मुसलमानों के पास जब से ये वक्तव्य आया प्रधानमंत्री का कि मुसलमानों को दे दिया जाएगा सारा कुछ छीन के आरक्षण, तब से वो जो है कि परेशान है कि प्रधानमंत्री जी तो जो है मुसलमानों के खिलाफ बात कर रहे हैं, तो हमें कुछ नहीं मिलेगा, हमें कुछ नहीं देगी भारी अगली सरकार जो आएगी वो। और उनको अंसारी जी को समझाना पड़ रहा है, नहीं ऐसी बात नहीं है। और मुसलमानों के अंदर ये बात घर कर गई है कि निश्चित रूप से जो है कि कितना भी करे जो है, तमाम जो है पसमानदा मुसलमान, जो पिछड़े मुसलमान बिहार के थे, उनको भारतीय जनता पार्टी प्रयास करके अपने पक्ष में लाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन प्रधानमंत्री के बयान से उनमें असुरक्षा पैदा हो गई है। तो ये राजनीतिक जो इस तरह की बातें होती है, सिर्फ अपने वोट बैंक को अपने पक्ष में लाने की, मुझे लगता है वही है और कुछ नहीं है ये। ठीक है डॉक्टर अविरल मलिक, क्या संविधान खत्म कर देंगे ये नैरेटिव विपक्ष का बीजेपी पर भारी पड़ रहा है, इसलिए अब मुसलमानों के आरक्षण वाला दांव? देखिए, संविधान किसी ने खत्म नहीं किया। संविधान यदि किसी ने समाप्त करने का प्रयास किया तो कांग्रेस पार्टी ने किया। ये संविधान के हत्यारे हैं, कानून के हत्यारे हैं, लोकतंत्र के हत्यारे हैं। आपातकाल इन्हें याद आना चाहिए। जिस समय प्रेस की बिजली काटी गई थी, जुडिशरी को अपने हाथ में लिया गया था, तमाम विपक्षी नेताओं को जेल में ठूसा गया था, क्या वो आपातकाल इन्हें कभी याद नहीं आता है? 1975 से 1977 का दौर ये भूल जाते हैं क्या? इन्हें इसका उत्तर देना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, क्या इन्हें कश्मीरी पंडित कभी याद नहीं आते हैं? और नंबर 3, जिस प्रकार से तेजस्वी बोल रहे हैं आज के समय में, तो तेजस्वी यादव को याद करना चाहिए चारा घोटाले के विषय में इन्हें बोलना चाहिए। ये भाषण दे रहे हैं लंबा चौड़ा, देश को तोड़ने की एक प्रकार से बात कर रहे हैं, ये हिंदू मुस्लिम कराने का प्रयास कर रहे हैं, जातिवाद को ये बढ़ावा दे रहे हैं, ये भ्रष्टाचारी लोग हैं। जनता इन्हें समझ रही है। जनता क्या जानती नहीं है कि ये चारा घोटाले वाले हैं? जनता जब बटन दबाती है तो ये देखकर दबाती है कि कौन ईमानदार है और कौन बेईमान है, और किसने जनहित में कार्य किया है। मुकेश यादव मैं आपके पास आऊंगा, अविरल को बोलने दीजिए। जो बिचौलियों को हमने समाप्त किया है, उसका लाभ स्पष्ट रूप से सीधे तौर पर जनता को हो रहा है, इसीलिए कमल निश्चित रूप से खिलेगा। अब की बार 400 पार जा रहा है। 4 तारीख को बहुत कुछ होने वाला है। 4 तारीख को 4 बजे कांग्रेस मुक्त भारत का निर्माण होगा, टीएमसी मुक्त बंगाल का निर्माण होगा, भारतीय जनता पार्टी एनडीए 400 पार जाएगा, आम आदमी पार्टी मुक्त दिल्ली का निर्माण होगा, आम आदमी पार्टी मुक्त पंजाब का निर्माण होगा। ये सबको नजर आ रहा है। अरे बिहार क्यों भूल गए अविरल भाई? आरजेडी मुक्त बिहार भी कर दीजिए ना, उसको क्यों भूल गए? उसको बोल दीजिए। एक प्रकार से आरजेडी बची ही नहीं है, ये चारा घोटाले वाले हैं, ये ठीक है, चोर हैं, ठीक है, समझ रही है। ठीक है मुकेश यादव आप लोग गुमराह कर रहे हैं, आप लोग जातिवाद कर रहे हैं, आप लोग घोटालेबाज हैं, आप लोग भ्रष्टाचारी हैं, ये बीजेपी के लोग कह रहे हैं। नहीं देखिए दुर्गेश जी ये चारा घोटाला कर रहे हैं, तो जनता ने तो इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाला भी देख लिया है, फिर नहीं देख लिया जनता ने। ठीक है पीयूष जी, जरा आरजेडी के नेता को बोलने दिए। आरजेडी के नेता जवाब दीजिए भाई। मुकेश यादव, पहले तो जितने पैनल में जुड़े हैं सभी साथियों को और अभिभावकों को मेरा प्रणाम है, और सभी श्रोतागण को मेरा बिहार से नमस्कार है। देखिए, सबसे पहले बात है कि उनको क्या है, क्या ज्ञान नहीं है, कैसे बोल रहे हैं, उनकी अलग नीति है। बिहार की नीति और सिद्धांत एक ही है, और तेजस्वी जी का नीति विजन एक ही है कि जो आज पत्र लिखे प्रधानमंत्री के ऊपर, जो उन्होंने दर्शाया है, दिखाया है, एक आईना है प्रधानमंत्री के प्रति।
कि प्रधानमंत्री जी आप जिसके खिलाफ बोल रहे हैं, आपके भी मुख्यमंत्री रहते हुए वो सुविधा उपलब्ध है। आज चुनावी मुद्दा जो चल रहा है उसको आप दिग्भ्रमित मत करें। आज जो बिहार में 34 साल का लड़का बिहार के लाल और लालू के लाल जो लेके निकला एक रथ, एक हेलीकॉप्टर को ट्रैक्टर बना के चारों तरफ से बिहार में एक नेगेटिव फैलाया जा रहा था कि बिहार में सत्ताधारी जो दल है वे लोग काबिज हो रहे हैं। लेकिन आज देखिए उनको 5 से 7 सीट आना मुश्किल हो गया है इस बिहार में। यह सिर्फ तेजस्वी यादव का देन है कि आज तक कितना मुद्दा परोसने का काम करे प्रधानमंत्री या चाहे भाजपाई लोग चाहे दंगाई लोग, किसी मुद्दा पे हम लोग भटकने का काम नहीं किए हैं। तेजस्वी जी भटकने का काम नहीं किए हैं। बस हमको क्या चाहिए, आज के मुद्दा है रोजी रोजगार, नौकरी, शिक्षा, स्वास्थ्य, अच्छी भोजन। और भोजन की चर्चा ये लोग राशन से कर लेते हैं। राशन नहीं, आपके भाजपा के जो पैनल में जुड़े हुए हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि राशन कांग्रेस कै रुपया दे रही थी, बताया हिम्मत है तो कै रुपया मिलता है राशन? अब बताइए कै रुपया मिलता था, बता दीजिए इसको। हाँ बोलिए बोलिए, अबरेल मलिक बोलिए, जवाब दीजिए, बोलिए। देखिए मैंने इख्तिसार से स्पष्टीकरण दिया, इन्हें एक भी चीज उसमें समझ में नहीं आई। ये चारे घोटाले पर एक बार नहीं बोले, इन्हें कश्मीरी पंडितों का दर्द समझ गौ रक्षक का सेवा करते हैं। गौ मांस बेचने वाली कंपनी से, गौ मांस बेचने वाली कंपनी से करोड़ों अरबों रुपया ठगी करते हैं, तो कहाँ जाता है? जब पूछा गया है कि राशन कितना रुपया किलो मिलता है, गेट खुल रहा है, पोल खुल रहा है, पोल खुल रहा है, भाषण देते हैं बैठकर, पोल खुल रहा है कि राशन क्या रुपया मिलता है, पोल खुल रहा है। 3 रुपये राशन को फ्री कर दिया तो पोल खुल रहा है। कतई नहीं जाने वाले सारे आरक्षण, जो आरक्षण 75% बिहार में बढ़ाया गया, सिर्फ मुसलमानों का आरक्षण बढ़ाया गया है कि अति पिछड़ा, दलित, महादलित सबकी आरक्षण बढ़ी है। और जो अगड़े लोग हैं, अगड़े लोगों को जो आरक्षण मिला है उसमें अमीरों लोगों को आरक्षण मिला है। कहाँ अगड़े लोग की गरीब लोग को आरक्षण मिल गया? कहाँ वो लोग 10% आरक्षण उठा रहे हैं फायदा? जितना भाजपा के नेगेटिव राजनीति है, भाजपा का नेगेटिव राजनीति बिहार से समाप्त हो रही है। बिहार से भाजपा मुक्त हो रही है। भाजपा का कोई दर्शन नहीं होने वाला है। और चाहे वो चाचा के बात माने या चाहे वो बच्चा का बात माने, सब लोग देख लिया है। सम्राट चौधरी पगड़ी बांध के घूम रहे थे ना, सारा पगड़ी का पोल खुल चुका है बिहार में ना। ठीक है, मुझे लगता है कुछ अवरोध है, कनेक्शन कुछ गड़बड़ा रहा है। मैं ब्रजेंद्र प्रताप के पास जाऊंगा। ब्रजेंद्र, ये तो एक दूसरे को जवाबी कीर्तन ये करने लगे, लेकिन बार बार मसला क्या है कि अब तो पहले हम लोग रमपत की नौटंकी देखने जाया करते थे, लेकिन अब तो चुनाव में खुदे हम लोगों को देखने को मिल रही है, सारे दल वही कर रहे हैं। 4 सीट है सर, मैं ये बताना चाहता हूँ, 4 सीट भाजपा मुक्त हो रही है यहाँ से। ठीक है, 4 जून ज्यादा दूर नहीं है। मुकेश यादव, मैं आऊंगा आपके पास, बोलिए ब्रजेंद्र। आई गया। मैं आपको एक चीज बता, पुष्पेश जी कह रहे थे, पीयूष जी कह रहे थे कि आरक्षण वाली बात, तो मैं ये बताना चाहता हूँ, याद दिलाना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की जो मौजूदा सरकार है उसने लेटरल एंट्री के जरिए जो भर्तियां की हैं, जो आईएएस पद अवार्ड किए हैं, उसमें 100% आरक्षण लागू किया। सवर्णों का, सवर्ण जातियों का, उच्च जातियों का 100% आरक्षण लागू किया है, लेकिन घोषणा नहीं की। जो लेटरल एंट्री की है भारत सरकार ने, उसमें एक भी दलित, एक भी पिछड़ा नहीं, मुसलमान तो है ही नहीं। तो जो हो चुका है वो दिख रहा है। अब चुनाव के वक्त भारतीय जनता पार्टी से ये सवाल करना चाहिए था राहुल गांधी को, और राहुल गांधी ने शायद किया भी है। राहुल गांधी ने पूछा कि जो लेटरल एंट्री किया आपने, उस लेटरल एंट्री में तो आपने 100% आरक्षण सवर्णों को दे दिया। हाँ किया है, कई सभाओं में कर रहे हैं वो इस बात को, कर रहे हैं। और इसमें संविधान कहां रहता है? ये तो बिना संवैधानिक व्यवस्था के आपने कर दिया ना। ये इसमें तो कहीं से आपने कोर्ट से इजाजत नहीं ली ना। भाजपा के नेता है, सीधे लोकतंत्र आरक्षण खत्म करने की बात कर रहे हैं, उन्हीं का लोग ना इसको। ठीक है मुकेश जी, अरे मुकेश जी थोड़ा धैर्य रखिए, अभी 4 जून आने दीजिए। मैं आपकी बात कह रहा हूँ। 5 साल को याद कर लीजिए। ऐसी स्थिति में मलिक जी आप भी सुने, ये जो आरक्षण हुआ, आपने 100% आरक्षण वहां कर दिया, 10% आरक्षण आपने आर्थिक आधार पर सवर्ण जातियों को दे दिया। ये सारी बातें विपक्ष लेकर जनता के बीच पहुंचा है। ये जो आपने किया है,
वो लेकर जनता के बीच पहुंचा है, और वो ये कह रहा कि 400 पार की अगर विधान मोदी जी बदल देंगे। ये जो नैरेटिव विपक्ष ने सेट कर दिया है, आप उसका जवाब उसी भाषा में देते। आप मुसलमानों को दे देंगे, पिछड़ों से छीन कर दे देंगे, ऐसा नहीं है। पसमानदा मुसलमान जो है वो है तो पिछड़ी जातियां, वहां भी सैयद अंसारी हैं, वहां भी अपर कास्ट है, वहां भी लोअर कास्ट है, वहां भी दलित हैं। 100 साल से लड़ाई भारत में चल रही है। मुसलमानों के बीच में भी अपर क्लास है, नीचे का क्लास है, जैसे हिंदुओं के बीच में है। ये विभाजन सभी धर्मों में है। ठीक है, ये ठीक है लड़ाई वो ब्रजेंद्र, लड़ रहे हैं, ये वो लड़ाई लड़ रहे हैं। ठीक है। संविधानिक प्रोविजन अगर उनको इजाजत देंगे तो उनको आरक्षण मिलेगा। अलग अलग स्टेट की सरकारें ये व्यवस्था करती हैं चुनाव के पहले, और हाईकोर्ट उनको खारिज कर देता है। तो चुनावी हथकंडा न बनाया जाए आरक्षण को, न पक्ष में न विपक्ष में। ठीक बात है, ठीक बात है। अविरल मलिक, ब्रजेंद्र ने बड़े महत्वपूर्ण सवाल रखे। एक तो लेटरल एंट्री पर आपके किसी बड़े नेता का कोई बयान नहीं आता। उम्मीद है कि आप इस पर कुछ बोलेंगे कि भाई लेटरल एंट्री करा के 100% आरक्षण आपने दे दिया गुपचुप तरीके से। इसी तरीके से 10% आपने वो आरक्षण दे दिया अगड़ों को, तो गया तो कोटे से ही ना, हक तो उन्हीं का मरा ना, जिनके लिए आप कह रहे हैं कि मुसलमानों को दे देंगे उनका छीन कर। अविरल मलिक, जो प्रधानमंत्री, एक मिनट सर, प्रधानमंत्री जो बात करते हैं, प्रधानमंत्री जो बोल रहे हैं कि मंगलसूत्र, अगर हम लोग पूछ दें कि उनकी मंगलसूत्र तो है, और स्मृति ईरानी जो मंगलसूत्र जिनके छीने, नहीं, नो, गलत बात नहीं, गलत बात नहीं, नो, किसी पे कोई नहीं। आवाज बंद करिए मुकेश यादव की। गलत बात नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। किसी पे कोई लूज टॉक नहीं, किसी पे कोई लूज टॉक नहीं, बिल्कुल नहीं। हम कतई इस बात को नहीं बर्दाश्त करेंगे, बिल्कुल नहीं। मुकेश यादव, बिलो द बेल्ट कोई हमला नहीं, बिल्कुल नहीं। ये डिबेट हो रही है। मुकेश यादव, बिल्कुल नहीं। आवाज बंद करिए। बताइए अविरल मलिक, जो सवाल ब्रजेंद्र ने पूछा है उसके जवाब में आपके पास क्या है कहने को? देखिए, संविधान में कहां लिखा है कि धर्म के आधार पर आरक्षण दिया जाए? ये बहुत दुखद है। अरे ये नहीं सवाल पूछा उन्होंने कहा कि आपने लेटरल एंट्री दे दी है, ये पूछ रहे हैं वो। ये कहा कर रहे हैं, धर्म के आधार की बात ही नहीं कर रहे हैं ब्रजेंद्र कह रहे हैं आपने लेटरल एंट्री दे दी, 10% सवर्णों को आरक्षण देके आपने काटा तो कोटा ही ना भाई। मैं आपसे लेटरल एंट्री की बात पूछ रहा हूं। लेटरल एंट्री 100% सवर्ण जातियों की हुई है। भारत सरकार के प्रधानमंत्री ने किया, कार्मिक मंत्रालय ने किया है। लेटरल एंट्री 100% फॉरवर्ड जातियों की है, जिसमें एक भी मुसलमान नहीं, दलित पिछड़े तो है ही नहीं। इस पर मैं पूछ रहा था। नहीं, देखिए, आप क्या चाहते हैं कि धर्म के आधार पर आरक्षण दिया जाए? मैं पूछ रहा हूं कि लेटरल एंट्री में 27% आरक्षण है क्या पिछड़ों का? लेटरल एंट्री में 27% पिछड़ों का आरक्षण है? संविधान कहता है 27% आरक्षण होना चाहिए। लेटरल एंट्री में 100% सवर्ण जातियों को आरक्षण है, ऐसा क्यों? हम सबके लिए कार्य करते हैं, विमेन रिजर्वेशन हम देते हैं। 100% लेटरल एंट्री में महिला सम्मान के लिए भी कार्य करते हैं, गरीब के लिए भी कार्य करते हैं। आप मेरी सबको मिल रहा है। हम लेटरल एंट्री में करते हैं, और जो न्याय मिल रहा है वो न्याय का रिजल्ट क्या होगा वो 4 तारीख को पता चल जाएगा। अविरल लेटरल एंट्री, 4 तारीख अविरल लेटरल एंट्री पर अविरल सुन लो, मैं समझ गया 400 पार, मैं मान रहा हूं इस बात को, 400 पार। अब जरा सवाल सुन लो इनका। मौका है कि आप जवाब देते हैं, आप भाजपा का ही नुकसान कर रहे हैं। मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपके प्रधानमंत्री ने लेटरल एंट्री में 100% सवर्णों को आरक्षण दिया। आप जवाब दे सकते तो दे दीजिए। आपकी इज्जत क्या है, जवाब क्या मिल रहा है? सवर्णों का क्या अपमान करना चाहते हैं आप? सवर्णों का अपमान नहीं किया जाना चाहिए। अरे भाई, जोर से बोलने से क्या सवर्णों का सम्मान हो जाएगा? क्या बात कर रहे हो? वो सवाल पूछ रहे हैं कि पिछड़ों का हक मारकर सवर्णों को आरक्षण दे दिया, ये कौन सा संविधान है भाई? ये तो बताओ। ये जोर से आप बोलने लगोगे तो सवर्णों का सम्मान नहीं हो जाएगा। और आपकी पूरी पार्टी की पॉलिटिक्स ओबीसी पर टिकी है। दुनिया का सबसे बड़ा ओबीसी नेता आपकी पार्टी का सबसे बड़ा नेता है। बार कि मैं पिछड़ी जाति का हूं। वोट की बात नहीं करते, हम जातिवाद को बढ़ावा नहीं देते, हम सबके साथ और सबके विकास में विश्वास रखते हैं। वाह भाई, बड़े बहादुर आदमी हो यार, क्या बात है। आप बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, आप बहुत एक्सपीरियंस्ड, बड़े बहादुर हो भाई, गजब है। अविरल, फिर तारीफ कर रहा हूं आपके, बड़े बहादुर हो, मतलब गजब है। बहुत बहादुरी के साथ आप
अपनी पार्टी के लिए लड़ रहे हो, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। पीयूष पंत जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। कोई योजना चलती है उसका लाभ सबको होता है, हर वर्ग को होता है, इस बात को इन्हें समझना चाहिए। ठीक है, वो लेटरल एंट्री समझने को तैयार नहीं है कि लेटरल एंट्री क्या है, लेटरल एंट्री समझने को तैयार ही नहीं है। पीयूष पंत भाई जरा यही हो रही है। ये ब्रजेन ने बड़ा महत्वपूर्ण सवाल उठाया कि भाई लेटरल एंट्री में जो सवर्ण गए उनमें हक तो पिछड़ों का मारा गया, और अब उल्टा ही कह रहे हैं कि मुसलमानों को आरक्षण आपका छीन कर दे देंगे। ये तो गजब है भाई। पीयूष पंत देखिए, ये गजब ही करते हैं भारतीय जनता पार्टी। आ रहा हूं, अविरल आता हूं आपके पास, बोलो। देखिए, भारतीय जनता पार्टी गजब ही करती है। ये बात करती है कि सबको सबका साथ सबका विकास, लेकिन अपने मतलब के लिए गजब करती है। ये अपने मतलब से ट्विस्ट करती है चीजों को, और यही हमने देखा लगातार प्रधानमंत्री भी अपने मतलब से ट्विस्ट कर रहे हैं चीजों को, उन्होंने ट्विस्ट किया है चीजों को। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है कि उसका जो है कि पूरा का पूरा एक एजेंडा है, उनको दिक्कत मुसलमानों से होती रही है हमेशा से जो है। तो क्योंकि मुसलमानों का विरोध करने पे उनको हिंदू वोट मिलता है, तो इसलिए लगातार वो जो है कि जब मौका मिलता है वो मुसलमानों पे लाके जो है पूरा का पूरा अपना नैरेटिव टिका देते हैं उसको, ताकि जो मुस्लिम वोट एक तरफा जो है इनकी तरफ कंसोलिडेट हो जाए, और फिर इनको जो है विपक्षियों को भी जो मिलता है वोट हिंदुओं का वो न मिले पूरी तरह। अच्छा पीयूष जी, इस बार क्या देख रहे हैं ऐसा होते देख रहे हैं क्या बिहार में और झारखंड में? कम से कम नहीं, इस बार थोड़ा सा चेंज है, होता तो रहा है, पिछले चुनाव में हुआ है बिल्कुल, खासकर उत्तर प्रदेश में और बिहार में हुआ है बिल्कुल। लेकिन इसीलिए हमने देखा, देखिए 40 में से 39 सीटें क्यों मिली हैं, यही इसीलिए मिली हैं आप यहाँ पे। लेकिन इस बार थोड़ा सा बदलाव है, क्योंकि इस बार थोड़ा सा वो जाति जनगणना की बात है, लोगों को उनके हिसाब से जो है भागीदारी की बात है, युवाओं का मसला है, उनकी नौकरियों का मसला है, संविधान का मसला है, वो बातें चली गई हैं। तो इस बार जो है कि हिंदू अम्ब्रेला के अंदर सारी जातियों को लाके और एक लॉलीपॉप भारतीय जनता पार्टी देती रही है हमेशा से, एक जो है कि सिंबॉलिक रूप से रिप्रेजेंटेशन दे के, बाकी उनके जो लोग हैं वो पीछे के पीछे ही रह जाते हैं, पीछे छूट जाते हैं। एक कुछ लोग जो है आगे बढ़ जाते हैं, उनको पदों में बैठा दिया जाता है। ये जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देती है भारतीय जनता पार्टी, उसको लोग समझ गए हैं। और सबसे बड़ी बात जो है विपक्ष की एक सफलता है कि उन्होंने इन लोगों को ये कम्युनिकेट कर दिया है। ये बिहार में खासकर हम देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश में हम देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश के रिजल्ट आप देखिएगा, मुझे जहां तक लगता है पूर्वी उत्तर प्रदेश में काफी जो है चौंकाने वाले हो सकते हैं। और अगला जो चरण है 8वां, उसमें तो काफी कुछ इलाका वो आता है वो, और 7वें में भी था उसका, वहां पे भी लोगों के ये चला गया दलितों के बीच में, पिछड़ों के बीच में, अति पिछड़ों के बीच में, कि भाई अगर, क्योंकि इनके नेता कहते रहे हैं कि संविधान बदलने के लिए 400 पार चाहिए, और 400 पार की बानगी आप देखिए। अभी जो मलिक जी कह रहे थे, कल एक वीडियो वायरल हो रहा था दिल्ली का चुनाव का, उसमें मनोज तिवारी जो है एक बूथ के अंदर, कितना हल्ला मचा है वहां, विपक्षी लोग बाहर चिल्ला रहे हैं मनोज तिवारी, और वहां समय बीत चुका है। उसके अलावा वहां पे उनका आरोप था कि वो यहाँ पे बूथ का कब्जा कर लिया है। तो अगर इस तरह 400 पार है तो ये जनता देखेगी, हम और आप देख रहे हैं, ये तो फिर जनता समझेगी इस बात को। ठीक बात है। अविरल मलिक, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? जी देखिए, जहां तक मनोज तिवारी जी की इन्होंने विशेष रूप से बात की है, तो कन्हैया कुमार की जमानत जब्त होना तय है, इसको इन्हें लिखकर रख लेना चाहिए। और इसलिए होगी क्योंकि जनता समझ रही है राष्ट्र विरोधी कौन है और राष्ट्र भक्त कौन है, राष्ट्र निर्माण की बात कौन करता है और राष्ट्र का विरोध कौन करता है। एक और हम सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक का कार्य करते हैं, चीन और पाकिस्तान को हम मुंहतोड़ जवाब देते हैं। दूसरी ओर इन्हें कश्मीरी पंडितों की कभी चिंता नहीं हुई आज तक, जिन्हें मार मार कर काट काट कर वहां से भगा दिया गया, वही इन्हें चिंता करनी चाहिए। और जब से हमारी सरकार आई है, कश्मीर के अंदर शांति है, इस बात को इन्हें देखना चाहिए। 370-35 नमामि गंगे की आप बात कर लीजिए, बेटी बचाओ की आप बात कर लीजिए। अरे भाई आप लोग, मैं यार फिर आपकी मैं बहुत बार तारीफ कर रहा हूं। आप मुद्दों की बात करते हैं, लेकिन चुनावी मंचों में आपके नेता इन मुद्दों की बात ही नहीं करते हैं मेरे भाई। वो तो कहते हैं मुसलमानों को छीन कर दे देंगे, मंगलसूत्र छीन लेंगे, मुजरा कर रहे हैं, वो ये बातें कर रहे हैं। ये बातें कहां कर रहे हैं कि नमामि गंगे में अच्छा काम किया हमने? करें इस बात को, कौन रोक रहा है? बता रहे हैं जो विपक्ष के लोग हैं, जो इनकी मंशा है, उसका अर्थ हम जनता तक पहुंचा रहे हैं, जनता को समझा रहे हैं। हमारे दो काम हैं, विपक्ष का भ्रष्टाचार हमें गिराना है,
जनता को समझाना है और अपनी उपलब्धियां गिनानी है। ठीक है अमरन, ठीक है। अब मेरे पास वक्त नहीं, एक छोटा सा रिएक्शन मैं मुकेश यादव से लूंगा। बोलिए मुकेश यादव, 20 सेकंड में, फिर मैं कार्यक्रम को खत्म करूंगा। मुकेश यादव जल्दी से। बिल्कुल, मैं इतना ही करना चाहता हूं कि आरक्षण खत्म करने का जो चर्चा शुरू से हुआ, इन्हीं लोग तो किया संविधान को खत्म करने के बदलने का। आखिर 273 में सरकार बनती है और मोदी के बड़ा लहर रहने के बाद 300 पार आते हैं। 400 पार किस मुंह से और किस हैसियत से मांग रहे हैं? बिहार के लोग 39 सीट दे दिया, बिहार को क्या मिला? कुछ नहीं मिला है। इस बार जो बिहार का जो सत्ता परिवर्तन होने वाला है और बिहार के देश का राजनीति बिहार से शुरू होता है और बिहार की राजनीति चंपारण से शुरू होता है। महात्मा गांधी की कर्मभूमि रही है और यहां से जो बदलाव हो रहा है वो देश की राजनीति में बदलाव होगा। और आरक्षण, संविधान और आपको लोकतंत्र को खत्म करने वाले सत्ता में काबिज नहीं रहेंगे। सत्ता में इंडी गठबंधन आएगी, नौकरी, रोजगार और शिक्षा, स्वास्थ्य पर बात होगी, सुनवाई कार्रवाई, सच्चाई। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आप दोनों राजनीतिक मेहमान शांत हो जाइए। मैं अब अंतिम टिप्पणी के लिए प्रोफेसर नकवी के पास जाऊंगा। प्रोफेसर नकवी, इस कार्यक्रम की अंतिम टिप्पणी आपकी संक्षिप्त में, कि क्या मुसलमान जो इस देश का है उसको लेकर क्या दोनों तरफ से खींचातान मची हुई है? प्रोफेसर नकवी, अंतिम टिप्पणी। किसी विपक्ष को खुले मन से धमकी दे। शांत हो जाइए, आप लोग शांत हो जाइए। दोनों राजनीतिक मेहमान, बीजेपी और आरजेडी दोनों शांत हो जाइए। प्रोफेसर नकवी, अंतिम टिप्पणी आपकी इस कार्यक्रम की, कि मुसलमान को क्या दोनों तरफ से इस्तेमाल हो रहा है क्या? अनम्यूट करिए प्रोफेसर नकवी, अनम्यूट करिए, कृपया अनम्यूट करिए, हम सुन नहीं पा रहे हैं आपको। नकवी साहब। हेलो जी बोलिए। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि मुसलमान तो अनफॉर्चुनेटली हमेशा इस्तेमाल हुआ है और उसके अंदर राजनीतिक समझ न पहले थी न अब आई है और वो जज्बात में आकर बहक जाता है। और यही वजह है कि आज तक मुसलमानों की अपनी कोई लीडरशिप जो है वो विकसित नहीं हुई, और जो विकसित हुई भी वो संकुचित जो था विचारधारा की थी, और मुसलमानों के वो लोग नेता बने जो मुसलमान थे ही नहीं। तो सबसे पहले तो मुसलमानों को ये सोचना होगा कि उनके अंदर जो लीडरशिप की कमी है वो कैसे दूर की जाए। और मैं एक बात को बिल्कुल ईमानदारी से आपसे कहना चाहता हूँ कि मुसलमानों का कोई भला नहीं होना चाहिए, होने वाला है। और जो ये चुनावी मुद्दा है, इसके बाद जो है ये सब लोग भूल जाएंगे, खुद मुसलमान भी भूल जाएगा कि वो पसमानदा समाज का एक हिस्सा है और उसको भी कुछ आगे बढ़ने के लिए करना चाहिए। और अभी जो शिक्षण संस्थान हमारे हैं वो सब बता रहे हैं साथ साथ कि हम लोग जो है इस बात को लेकर अभी सचेत नहीं है, और मुसलमानों को अगर अपना भला करना है तो उनको आरक्षण के लॉलीपॉप से नहीं होने वाला है, उनको उसके लिए खुद प्रयास करना होगा। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर नकवी, ब्रजेंद्र प्रताप सिंह, पीयूष पंत, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मुकेश यादव, डॉक्टर अविरल मलिक, आपका भी धन्यवाद। बहुत आभार उन करोड़ों दर्शकों का जो के न्यूज़ को देखते हैं, हमारे इस खास कार्यक्रम मंथन को अपना आशीर्वाद और स्नेह प्रदान करते हैं। इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है कि आरक्षण का मसला, खासतौर पर मुसलमान का के आरक्षण का मसला, कि इनका आरक्षण छीन कर उनको दे दिया जाएगा, ओबीसी का आरक्षण मुसलमानों को दिया जाएगा। इस चर्चा के बाद तो यही निकला कि ये विशुद्ध चुनावी मुद्दा है। इस चुनाव तक ये सारी चीज़ें होंगी, 1 तारीख वोट पड़ने के बाद फिर शायद ये बातें सुनने को नहीं मिलेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।